नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 4 से 8 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए बिल लाया जाएगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि बिल में ऐसे प्रावधान होंगे जो फायदा स्कूलों को ही होना है। वहीं बढ़ी हुई फीस की शिकायत तक करने के लिए करीब 15% अभिभावक के हस्ताक्षर चाहिए। वहीं सौरभ भारद्वाज ने अब सवाल पूछा है कि कितने पेरेंट्स के घर कौन ढूंढेगा और कौन पेरेंट्स को जाकर शिकायत पर उनके साइन करवाएगा। वहीं शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी बदलाव पर बिल आएगा। इसके पास हो जाने पर दिल्ली में महिलाएं 9 बजे के बाद भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। हालांकि नाइट शिफ्ट काम करने के लिए उनकी हामी जरूरी होगी। सुरक्षा संबंधित और भी कई शर्तें हैं जिसको लेकर कल सदन में चर्चा होनी लाजमी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। 4 से 8 अगस्त तक चलने वाला दिल्ली विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। इस बार विधानसभा में सरकार शिक्षा से जुड़ा बिल लाएगी। इसके माध्यम से स्कूलों के बेतहाशा फीस वृद्धि पर रोक लगेगी। हालांकि दिल्ली आम आदमी पार्टी प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, फीस नियंत्रण पर जो कानून लाया जा रहा है वो स्कूल मालिकों को मनमानी फीस बढ़ाने का लाइसेंस है। बढ़ी हुई फीस की शिकायत तक करने के लिए 3000 बच्चों वाले स्कूल में 450 पेरेंट्स के साइन चाहिए। मुख्यमंत्री बताएं, 450 पेरेंट्स के घर कौन ढूंढेगा और कौन पेरेंट्स जाकर शिकायत पर 450 पेरेंट्स के साइन करवाएगा। मतलब अब बढ़ी हुई फीस की शिकायत करना भी असंभव हो जाएगा। आज तक जो 1973 का भी कानून था उसमें भी अगर किसी एक पेरेंट को भी लगता था कि फीस गलत तरीके से बढ़ी है तो वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को शिकायत करता था। आज वो चीज़ हटा के कह दिया गया है कि अगर अब आपको बढ़ी हुई फीस की शिकायत करनी है तो आपको न्यूनतम 15% पेरेंट्स की ज़रूरत है। अब वो 15% पेरेंट कैसे ढूंढे जाएंगे? यानी कि 3000 बच्चों के स्कूल में पहले तो आप 450 पेरेंट्स ढूंढो, तो बड़ा मुश्किल काम है, कोई आसान काम तो नहीं है। दिल्ली में दिल्ली विधानसभा के इस सत्र में एजुकेशन बिल लेके आया जाएगा जो कि चर्चा के लिए पूरी तरह से पटल पे रखा जाएगा। क्या उस फीस वृद्धि को लेकर जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या कितने अभिभावकों से उससे बात हुई है? क्या जो इसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फीस वृद्धि को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे मुझे लगता नहीं कि कोई राय ली गई है। और जब राय ही नहीं ली गई तो ये कैसा जो कानून है ये पास करने लाए, कैसा विधेयक ये लेके आए? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो विधेयक है ये जो स्कूल्स हैं बड़े बड़े, उन स्कूलों को फिर दोबारा फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जब पेरेंट्स से जो बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उनसे ही सलाह नहीं ली गई तो ये कैसा है? दिल्ली के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी बदलाव किया गया। इससे महिलाएं अब रात 9 बजे के बाद नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। इससे महिला श्रमिकों को अधिक अवसर मिलेंगे और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, जिससे पूरा परिसर ग्रीन ऊर्जा से चमचमाएगा। विधानसभा की कार्यवाही भी पेपरलेस होगी। सभी फाइल ऑनलाइन पेश की जाएंगी। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर। तो देखिए, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि पहले दिन से ही ये जो सदन की कार्यवाही है वो हंगामेदार रह सकती है, लेकिन इस बार राज्य सरकार की जो तैयारी है, यानी कि जो बीजेपी की तैयारी है, वो कई प्रावधान ऐसे पटल पर रखे जाएंगे जिस पर लंबी डिस्कशन देखने को मिलेगी। और ऐसे में विपक्ष की तरफ से अभी से उन तमाम चीजों को लेकर, उन तमाम बातों को लेकर और मुद्दों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति आम आदमी पार्टी के शासन में बहुत तेजी के साथ पैर पसार रही थी, जिसको लेकर ये कहा जाता था कि शिक्षा नीति के चलते आम आदमी पार्टी का कद और पद बढ़ रहा है। अब उसी शिक्षा नीति को यहां पर अमल में लाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जिसमें कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। और इसके साथ ही पहला जो बड़ा बदलाव होगा वो ये कि अब स्कूल के तमाम जो यहां पर टीचर या स्टाफ है वो मनमानी फीस नहीं वसूल सकता है किसी भी अभिभावक से।
रिएक्शन आपने सुना, जहां उनकी तरफ से भी कई बातों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई भी लापरवाही देखने को मिल पाती है तो एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर 450 अगर पेरेंट्स हैं तो उन पेरेंट्स के घर कहां कहां ढूंढा जाएगा। हालांकि बीजेपी ने अभी इसको लेकर कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन बीजेपी की जो रीति नीति है उसी के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि इस बार विपक्ष की तरफ से कोशिश यही की जाएगी कि सत्ता पक्ष को कैसे और किन मुद्दों को लेकर आड़े हाथ लिया जा सके। वहीं आपको बता दें कि लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। इसमें खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। आलोक वस्त्री जो कि बीजेपी के नेता है, राजीव चौधरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है और रोहित पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत आलोक वस्त्री मैं आप ही के साथ करूंगी। शिक्षा नीति कभी आम आदमी पार्टी के शासन में बहुत पैर पसार रही थी और शिक्षा नीति को लेकर तमाम तरह की बातें भी आम आदमी पार्टी करती थी, लेकिन आज उस शिक्षा नीति में जब आप लोग बदलाव करने जा रहे हैं और जब बड़े बड़े कानून और प्रावधान लाए जाएंगे तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी अभी से सवाल उठा रही है। देखिए रितु जी, जिन चीजों की मांग हो रही थी हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको अमली जामा पहना रहे हैं कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो मनमानी फीस की वृद्धि कर रहे थे उस पर रोक लगेगी। अब इन लोगों का कहना है कि ये 450 आदमी के पास साइन कराने कौन किसके घर घर जाएगा, तो शायद इनको इस बात की जानकारी है या नहीं है, या जानकारी होते हुए भी उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि हर स्कूल में एसोसिएशन होता है अभिभावकों का, जिनकी समय समय पर मीटिंगें होती रहती हैं। तो अगर किसी स्कूल ने फीस में बढ़ोतरी की और एसोसिएशन में वो बात लाई गई कि ये फीस नहीं बढ़ने देना है, तो एसोसिएशन की जिम्मेवारी होगी कि वो वहां जो लेटर निकलेगा उस पर 15% चीजें अभिभावकों का साइन करवा के मंगवाएगा या उनको बुलाएगा अगले मीटिंग में और उस पर साइन करवाएगा। तो कौन सी बड़ी बात है, किसी एक आदमी को थोड़ी किसी के घर साइकिल चला चला के जाना है कि हाँ जी पूरे दिल्ली में मैं लोगों के घर घूमता फिरूं। अभिभावक एसोसिएशन है, वहां पर इस बात का डिस्कशन होगा और इसका सुलभ रास्ता निकल जाएगा और मनमानी वृद्धि होने से रोक लग जाएगी। तो क्या दिक्कत है। और दूसरी चीज, जो पेपरलेस कार्यवाही शुरू हो रही है, ये अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है। जो किसी आदमी को पेपर लेकर इधर से उधर दौड़ते रहना पड़ता है या फाइलों का ढेर लग जाता है, बाद में फाइलें मिलती नहीं है कुछ दिनों के बाद, तो उस सब से मुक्ति हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड। जी राजीव चौधरी जी, आलोक वस्त्री का कहना क्या समझ में आ गया? क्योंकि सर आप लोगों की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? और निश्चित तौर पर ये तो हर स्कूल में होता है, ज्यादातर की एसोसिएशन होती है, अगर किसी भी तरह का कोई बदलाव होगा तो उस एसोसिएशन को बता दिया जाएगा, वो बाकी फिर अपना सर्कुलर अपने हिसाब से जारी करेगी। लेकिन अभी से सवाल उठाना, रीति नीति तो समझ लीजिए पहले। नमस्कार रितु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी रितु जी देखिए, ये उन्हीं तुगलकी फरमानों की श्रृंखला में एक और तुगलकी फरमान है। जिस तरीके के तुगलकी फरमान इस फुलेरा की पंचायत रूपी सरकार ने पहले इशू किए थे, जिसमें कहा गया था कि आपको जो है 1 तारीख के बाद से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, फिर आपको जो है जनता के दबाव में उस निर्णय को अपने वापस लेना पड़ा। उसी तरीके का ये निर्णय है कि जो आप ये कह रहे हैं, मान लीजिए मैं अकेला एक व्यक्ति हूं और मुझे लग रहा है कि स्कूल की तरफ से जो फीस बढ़ाई गई है वो तर्क संगत नहीं है, वो गलत तरीके से फीस बढ़ाई गई है, तो क्या मुझे एक अकेले व्यक्ति को इसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? ये कहां से किस कानून में आपने लिख दिया गया कि आपको 15% लोगों का कम से कम जो है उसमें स्वीकृति चाहिए होगी, उसमें एप्लीकेशन में साइन चाहिए होंगे? मेरी गली में मान लीजिए किसी रोड पर भ्रष्टाचार हो रहा है और मुझे दिख रहा है कि गलत काम हो रहा है, तो क्या मुझे उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पहले 15% लोगों की स्वीकृति चाहिए होगी? आप समझिए, स्कूल में 15% लोगों के पहले जो है पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको पता करने पड़ेंगे, आपको जो है उनकी एड्रेस, उनके फोन नंबर पता करने पड़ेंगे। फिर उन 15% लोगों को एवरेज में एक स्कूल में 3 से 1000 की आप संख्या समझ लीजिए बच्चे पढ़ते हैं, 3000 में से आपको 450 पेरेंट्स के साइन चाहिए। कहां से जो छोटी सी एक एसोसिएशन होती है पेरेंट्स की स्कूलों में जो होती है, वो कहां से इतने नंबर्स का अरेंज करेगी, इतने लोगों से साइन करवाएगी? ये साफ साफ पता चलता है। आप ये देखिए, सरकार का कर्तव्य क्या था कि अगर जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी शिकायत आ रही है तो वो पेरेंट्स का रुख समझते हुए कुछ इस तरीके का निर्णय लेते जिससे कि पेरेंट्स को ये लगे कि हमारी बात को सुनी गई है।
लेकिन अभिभावकों की बात को पूरी तरीके से दरकिनार करके स्कूल के दबाव में आकर उनको मनमानी फीस लेने के लिए ये जो तैयारी की गई है, ये उसका पहला कदम है। आपने शुरू में जब ये सरकार बनी थी तो जो शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद जी, उनका आपको सबसे पहला बयान अगर याद होगा तो उन्होंने कहा कि हम सारे स्कूलों के ऑडिट करवाएंगे 3 महीने के अंदर अंदर। आज इस सरकार को बने हुए कम से कम 5 महीने के आसपास हो गए हैं। कहां है वो ऑडिट रिपोर्ट? आज आपको ऑडिट अगर आपने करवाया है तो उसको जनता के सामने रखिए। स्कूल अपने खर्चों का ब्यौरा देगा, स्कूल अपनी आय का ब्यौरा देगा। आपने ऐसा ना करके आपने उल्टा अभिभावकों पर यह जिम्मेदारी डाल दी कि अगर आपको गलत लगता है तो आप जाइए घर घर धक्के खाइए, 450 या 15% जो आपने संख्या रख दी उतने लोगों का साइन करवा के आइए। क्या ये कहीं से भी तर्क संगत या न्याय संगत है? इस तरीके का जो फरमान है ये साफ दिखाता है कि स्कूल वालों के साथ, स्कूल की मैनेजमेंट के साथ ये ठगबंधन करके दिल्ली के जो अभिभावकों हैं उन पर जो है फीस का एक अननेसेसरी दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है सर, जो भी मामले बीजेपी की तरफ से यहाँ पर सामने आते हैं उसमें किसी ना किसी तरह की ठगी आम आदमी पार्टी बता देती है। आलोक वर्ची लॉटरी सर 2 मिनट में आपके पास। रोहित पांडे जी, आपका परसेप्शन लूंगी, कांग्रेस पार्टी का पूरे मामले पर क्या सोचना है? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा रितु जी, इसलिए कि कम से कम एजुकेशन के बारे में तो सोचा। देखिए, नहीं तो जिस तरीके से इन्होंने धर्म, जाति और झुग्गी घर बसाने के बजाय घर को गिराना और तोड़-फोड़ करना, और पोल्यूशन में भी आपने देखा कि जितने भी इन्होंने अभी 5 महीने 6 महीने के अंदर जितने भी इन्होंने अपने आदेश पारित किए हैं उसको विड्रॉ किया है इन्होंने। आज मैं भरोसे के साथ कहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब ये सदन के पटल पे रखा जाएगा ये बिल, उसके बाद भी देखना कि ये केवल लिपापोती और खाना पूर्ति करने के लिए तैयार है। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, अगर आप पूरे देश की बात करना चाहें, अगर आप एजुकेशन देखिए, राइट टू एजुकेशन, देखिए सुप्रीम कोर्ट में मैटर आज भी पेंडिंग है, राइट टू एजुकेशन। क्या कहना चाह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है सर। आवाज पहुंच रही है, एक बार अपनी बात पूरी रखिएगा। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। रोहित पांडे जी, पूरी बात रखिए। राइट टू एजुकेशन, देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आज सदन में एक नया बिल पारित करने का एक जो इन्होंने मनसा बनाया है, जो 4 तारीख से और 8 अगस्त तक के लिए रखा गया है, ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एजुकेशन देखिए बहुत बदतर हालत में रही है, चाहे वो केंद्र सरकार में सरकार बीजेपी की रही हो और अभी देखिए सरकार इनकी है। ये सिर्फ लिपापोती है। ये जो एजुकेशन माफिया जितने भी हैं ये सिर्फ इन्हीं की सरकारों में है, इन्हीं की बीजेपी के लोग हैं, इन्हीं की बीजेपी के लोगों को चंदा देने वाले लोग हैं। उनसे कैसे बचेंगे? ये जितने भी आप देखेंगे कि अब उपराज्यपाल भी इनके पास है, इनकी खुद की सरकार है, केंद्र सरकार भी है, इनको अब फंड की तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अब इससे बढ़िया कोई व्यवस्था इनके पास, रेखा गुप्ता जी जो हमारी दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, अब इनको तो कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है सर, रोहित पांडे जी, माफी के साथ सर बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। रोहित पांडे जी, आवाज पहुंच रही है सर, आवाज पहुंच रही है सर। सर, अभी मसला ये है कि जो शिक्षा नीति यहाँ पर बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है, जिसकी तैयारी चल रही है, इस पर आपका क्या कहना? क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई गलत है और ठगबंधन करने की कोशिश है, उसमें कांग्रेस का क्या कहना है? बाकी मुद्दों पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो बिल लेके आए हैं लोग, ये एक सोची समझी एक इनकी षड्यंत्र है, इनका रणनीति है। इनकी रणनीति जो है इस तरीके से बनाई जाती है कि एजुकेशन पे, क्योंकि एजुकेशन बार-बार क्योंकि बिल लाना और किसी उद्देश्य से लाना कि किस तरीके से स्कूल में फीस की मनमानी तरीके से ये बढ़ोतरी करते हैं, ये इसके पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं? देखिए, पटल पे रखना एक अलग बात है, चर्चा होगी, उस पे बहस होगा, उसमें जो कमियां होंगी उस पे हम सवाल उठाएंगे, वो बात बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी भी जो है एक तरीके से 2 नंबर की पार्टी है वहां पे सदन में, तो अपनी बातें रखिए, क्योंकि इन्होंने भी जो काम किया है उसका भी उजागर आप लोग कर ही रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो ये समस्याएं देखिए इनकी मिली भगत रहती है। एक छोटा सा रिएक्शन और मैं आपसे ले रही हूँ रोहित पांडे जी, उसके बाद सीधा आलोक वर्ची के पास जाऊंगी। आपको क्या जिस शिक्षा नीति को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या उसके बारे में कोई जानकारी है? क्या है वो शिक्षा नीति जो बीजेपी लेकर आने की कोशिश कर रही है? सर, आप मुझसे पूछ रही है? हाँ, रोहित पांडे जी। देखिए, जो शिक्षा नीति लेके आने की जो मनमानी तरीके से फीस की बढ़ोतरी है उस पर काम करना है। नहीं सर, शिक्षा नीति में है क्या? जो बीजेपी शिक्षा नीति लाने की कोशिश कर रही है, कल पटल पर रखेगी, उसमें है क्या? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ आपसे।
देखिए बीजेपी जो शिक्षा नीति को जो चेंज करना चाहती है वो यही करना चाहती है, जो एक कमेटी कुछ बनाना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनेगी, एक स्टेट लेवल पे कमेटी बना करके और उस पे चेक एंड बैलेंस करने का काम कर रही है। और अभी तो सर कमेटी का जिक्र ही नहीं हुआ, कमेटी का तो अभी जिक्र ही नहीं है। 450 लोगों से जो 15% लोगों से ये सिग्नेचर कराने की बात की गई है। देखिए ये इतना कंप्लेंट को इतना जटिल करने की जरूरत क्या है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये करना यही चाहते हैं कि अगर आप किसी शिकायत को, अगर कोई अभिभावक, ठीक है सर, फिलहाल जो डिबेट का डिस्कशन है वहीं तक रहते हैं क्योंकि कांग्रेस का परसेप्शन कुछ ज्यादा क्लियर हो नहीं पाया इस डिस्कशन में। आलोक वजीर, आप अपनी बात रखिए सर। मुझे रोहित पांडे जी को आपने इतना समय दिया, इन्होंने क्या कहा, ये क्या कहना चाह रहे थे, ये मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा। अब रही बात आप प्रवक्ता की, तो वो लगता है कि अंधकाल के समय में जी रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है, उसमें सारे अभिभावकों का टेलीफोन, ईमेल और उनके पते दर्ज हैं। अगर एसोसिएशन ये फैसला लेती है कि किसी स्कूल की बढ़ोतरी का विरोध करना है तो वो ईमेल करके सबसे सहमति ले लेगी। ईमेल के लिए घर घर जाने की जरूरत नहीं है, ईमेल पर किया गया दस्तखत मान्य होता है। तो इन चीजों को ये दरकिनार करके इन्होंने समझा कि साइकिल पर या स्कूटर पर या गाड़ी से पूरे दिल्ली के सबके घर घर जाके दस्तखत कराना होगा। क्या ये ईमेल का युग नहीं है? क्या आरडब्ल्यूए के पास, ये पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के पास सारे अभिभावकों का एड्रेस और ईमेल नहीं होगा? कितनी बेतुकी बातें करते हैं ये। लुप्त होती भी पार्टी अपने को और विलुप्त करेगी इस तरीके के बातें करके। जो भी कदम उठाए हैं रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, वो सब जनहित में है और पुरानी लंबित मांगे हैं जी। और रही बात महिलाओं का 9 बजे के बाद काम करने के लिए अनुमति देना, ये भी एक अच्छा और कारगर कदम है। ऑलरेडी आपके क्षेत्र में महिलाएं 9 बजे रात से तक काम, 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक काम कर रही हैं। टेलीविजन वर्ल्ड में मैंने देखा है बहनों को काम करते हुए। तो अगर फैक्ट्रियों में भी काम करेंगी और उसकी समुचित सुरक्षा व्यवस्था और मानक तय किए जाएंगे तो ये एक अच्छी पहल है। ठीक है, महिला स्वागत होना चाहिए। जी ठीक है, महिला सशक्तिकरण की तरफ बीजेपी लगातार बढ़ रही है। हालांकि महिलाओं का आपने जिक्र किया सर, उससे पहले कानून व्यवस्था को सुधारना होगा क्योंकि कानून व्यवस्था ऐसी है कि महिलाएं खुद भी 9 बजे के बाद अगर घर से बाहर निकलती हैं तो शायद वो डरे। बाकी आपके जो कदम है वो सराहनीय है निश्चित तौर पर। राजीव चौधरी जी टेलीविजन वर्ल्ड में 9 बजे रात के बाद काम नहीं कर रही है सर, वहां पर कैब सुविधा भी दी जाती है, तमाम और प्रोटोकॉल्स भी हैं जिसका पालन करना होता है उसी के तहत। लेकिन जिन फैक्ट्री का आप जिक्र कर रहे हैं उन फैक्ट्री में शायद उस तरह की सुविधा नहीं हो पाती है, आपको भी भली बातें मालूम है। राजीव चौधरी जी, एक बार फिर से मैं एजुकेशन सिस्टम पर आऊंगी क्योंकि महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को लेकर उनका सीधे तौर पर कहना कि आजकल का जो जमाना है वो जीमेल का है, आजकल का जो जमाना है वो व्हाट्सएप का है। और निश्चित तौर पर आपके घर में भी अगर बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा जो स्कूल टीचर है या पूरा जो क्लासरूम है उनके पेरेंट्स को एक ग्रुप में जोड़ा हुआ है। अगर किसी भी तरह का कोई बदलाव होता है तो उस ग्रुप में मैसेज कर दिया जाता है और पेरेंट्स के रिएक्शन भी सामने आते हैं। तो क्या अभी भी सवाल उठाने जरूरी है आम आदमी पार्टी को, ये बीजेपी का सवाल? देखिए ऋतु जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है, जिस तरीके से समाज में बदलाव आया है और कानून में जिस तरीके के सुधार लाए गए हैं, प्रक्रिया ये होनी चाहिए जो कि जनता के लिए सुविधाजनक हो। आपने उस सुविधा, क्या ये जो प्रक्रिया है ये पहले की अपेक्षा सुविधाजनक है या इसमें अब जो है पेरेंट्स को अगर कुछ गलत लगता है तो उस पर शिकायत करने में उनको दिक्कतें आएंगी? पहला सवाल ये है और ये किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि पहले अगर मुझे स्वयं को, एक व्यक्ति को भी अगर दिक्कत होती थी तो मैं उसके लिए शिकायत दर्ज करा सकता था। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप जो है 15% लोगों से साइन करवा के लाइए, चाहे वो डिजिटल माध्यम से करवाइए चाहे आप व्यक्तिगत रूप से करवाइए, वो एक अलग बात हो गई। हमें भी पता है ईमेल का जमाना है, लेकिन 450 अगर एक स्कूल में 3000 के एवरेज ले रहे हैं, पेरेंट्स से संपर्क करना एक संख्या इस तरीके की निश्चित कर दी कि जिसमें कि आपको इसके बिना जो है आप इस आवाज को उठा ही नहीं पाएंगे। आपको तो ये कहना चाहिए था कि यदि एक व्यक्ति को भी ऐसा लगता है, अगर एक व्यक्ति को भी ऐसा लगता है कि ये जो फीस बढ़ाई गई है ये गलत बढ़ाई गई है तो उसको भी जो सरकार है उसकी सुनवाई करेगी।
लेकिन जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो सीधी सीधी बात ना करके बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। आपके इस कदम के बाद किसको सुविधा होगी? जनता का सीधा साधा ये सवाल है। आपके इस कदम के बाद अभिभावकों को सुविधा होगी या स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसको सुविधा होगी फीस बढ़ाने में? ये तो बताना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा आप बीजेपी से और अपेक्षा कर क्या सकते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में अभी एक वीडियो आया है, एक घटना घटी है जिसमें कि स्कूल की छत गिरने से बच्चों के साथ जो हादसा हुआ उसमें बच्चों की मृत्यु हो गई। आपने कुछ समय पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें राजस्थान की जो शिक्षा मंत्री हैं वो ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिनसे बच्चा इंग्लिश में सवाल कर रहा है तो वो शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं 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 मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में सवाल कीजिए। आप लोगों को लड़वाने वाली, नफरत फैलाने वाली पार्टी। हम नहीं देखिए, मेरा आलोक जी से निवेदन है, आपकी बारी में कोई नहीं बोला था। आलोक जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको समय दिया जाएगा, कृपया ऐसे ना कीजिए बहस में। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो पार्टी जिसका मूल मकसद ये है कि लोगों को लड़वाया जाए, दंगे फसाद किए जाए, वो तो चाहेगी कि शिक्षा के स्तर पर जो है काम कम हो, लोग जो है शिक्षा के लिए कम प्रेरित हो। मैं अपनी इस बात से रखना चाहूंगा। एक शेर है कि अच्छा हो कि हमारी आंखों का ये नया ख्वाब तो अच्छा हो, कम से कम इस 21वीं सदी का ख्वाब तो हमारा अच्छा हो। आपको इस बात को समझना पड़ेगा इन तरीकों से। अब जिस तरीके की शिक्षा आपको वैश्विक स्तर पर लेके जानी है, आप ये कह रहे हैं कि जो इतिहास है उसको बदल दीजिए, नए तरीके का इतिहास पढ़ाएंगे अब हम लोग। अरे भैया, आप लोग जो जिनका कोई योगदान नहीं रहा कभी भी भारत की आजादी में किसी भी प्रकार के, आप शिक्षा में कितना भी आप बदलाव कर लीजिए, आप अपना जो है अपना झूठा इतिहास लोगों पर नहीं थोप पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा। और अभी ठीक है सर, मेरे पास चूंकि समय की भी कमी है रोहित, ठीक है सर चूंकि समय की कमी है रोहित पांडे जी से भी मुझे जवाब लेना है। अगर व्यक्ति से गलत निर्णय हो गया है, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है हमसे ये जो है बनाने में पॉलिसी गलती हो गई है, हम इसमें सुधार, ठीक है, उसके लिए अभी थोड़ा विपक्ष को इंतजार करना चाहिए क्योंकि कल सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है। लेकिन रोहित पांडे जी आपके पास आते हुए, क्योंकि दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक जो 2025 कल यहाँ पर पटल पर रखा जाएगा, उसमें सर ये भी है कि हर स्कूल में एक फीस रेगुलेशन कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जो पेरेंट्स हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। वो कमेटी तय करेगी कि फीस आखिर कितनी होनी चाहिए। किसी भी तरह की आपत्ति होगी तो फिर रिवीजन कमेटी में अपील भी की जा सकती है। उस पर कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए, कोई भी रूल अगर बनता है तो रूल जो है वो जटिल नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून बनाया जाता, कोई बिल पेश किया जाता है, अगर आप बहुत जटिलता में उस चीज को रखेंगे तो अब कंप्लेनेंट जो होगा उसको कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न उसके सामने होगी। जो 15% जो इस अभिभावकों को एकजुट होने की बात है, एक मुश्किल बात है, तो उसके लेकर के एक चर्चा होनी चाहिए कि आप उसको कैसे सरल बनाना है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। तो बड़े स्कूल जितने हैं जो प्रभावशाली स्थिति में रहते हैं उनका कितना असर होगा वो भी देखने की जरूरत है, उस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। चूंकि 15% यहाँ पे पेरेंट्स का लगातार जिक्र किया जा रहा है, लेकिन अगर स्कूल की फीस बढ़ती है तो 15% पेरेंट्स तो बहुत आराम से आ जाएंगे, ऐसा नहीं लगता? क्योंकि फीस बढ़ने में तो हर अभिभावक यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराते ही है। बिल्कुल, देखिए वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई खाना पूर्ति रह जाए, लिपा पोती हो जाए, कि ऐसा नहीं हो कि कोई प्रेशर इन पे दबाव इस तरीके से ना पड़े। इसलिए वो प्रॉपर एक चर्चा होनी चाहिए। जब तक चर्चा नहीं होगी, बहस नहीं होगी सदन में, तब तक देखिए कोई कमियां, कोई गलतियां होंगी, उसको सुधारा जा सकता है। अगर सरकार इसको पटल पे ला रही है, ये इनको वेलकम करते हैं, हम स्वागत करते हैं कि ठीक है। अब चूंकि कल से सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है, उसके बाद किस तरह से प्रावधान और बिल रखे जाते हैं उस पर चर्चा होती है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल आप सभी जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।